होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे फिजिक्स क्लास 12 का, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। स्टूडेंट, इस टॉपिक को कुछ मैंने इस तरह क्रैक किया है कि यहाँ पे एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन इसके बीच में ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी एसएलओ बेस्ड बनाए कि अगर लॉन्ग पूछे तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो भी वो आप इजीली क्या कर देंगे, इसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ फाइल जो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बात चीज़ें यहाँ पे मैं टू द पॉइंट लिख देता हूँ, जिस तरह ये वर्ड एक लिख दिया अट्रैक्टिव, तो फुल सेंटेंस में जो ये होता है कि वो मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एक्सप्लेन करना है, डिफाइन कर देना है थोड़ा सा इसको यहाँ पे, फिर उसकी मैथमेटिकली फॉर्म बता देनी है आपने, फिर मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा सा बता देना, डिफाइन कर देना टर्म्स जो है। फर्दर हमने कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात भी बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब अगर मैं आपको डेफिनेशन को छोड़ो, मैं आपको इसको अगर प्रैक्टिकली आसान लफ्जों में समझाऊँ ना स्टूडेंट, तो देखिए हम डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं नाम, इसका ऑब्जेक्ट 1 जो है इसका कुछ ना कुछ मास है, m1 हम नाम देते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं इसका 5 kg इस वक्त क्या है मास है। ऑब्जेक्ट 2 भी मेरे पास है, m2 इसको हम कंसीडर करते हैं, इसका इस वक्त मास है 2 kg। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इस वक्त जो फोर्स लग रही है, और याद रखिएगा फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, इसमें हमेशा अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन का कभी भी नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती थी, कूलम फोर्सेस, उसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज होते थे तो रिपेल कर जाते थे, और पॉजिटिव नेगेटिव होते थे तो अट्रैक्ट कर जाते थे। लेकिन याद रखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्लियर है? ओके, तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इस वक्त फोर्स लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमें न्यूटन ने कैलकुलेट करना सिखाया। ये बात आ गई समझ? ओके, अब वो जो डिपेंड करता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इस फोर्स का, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है। जिस तरह मैंने कहा ये 5 kg है, ये 2 kg है, अगर मैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी ले लें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 5 है, तो 10 5 टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा? 50। इस करंट से पहले हमारे पास 10 वैल्यू आ रही थी, क्योंकि 2 5 टाइम हमारे पास 10 आ रहा था, और अब की बार हमारे पास 50 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है अगर हम मासेस को बढ़ा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो मास है वो बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो भी बढ़ेगी। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो प्रोडक्ट आएगा, देखिए दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है ना, दोनों के मासेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा इसका कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर। याद रखिएगा ये अगर फ्रॉम द सेंटर से लेके दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके भी सेंटर से हम बात को करते हैं कैलकुलेट। लाइक अगर मैं इस वक्त इस बॉल को देखूं तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस इसके सेंटर से, और यहाँ पे जब आएगा तो इस बॉल के भी सेंटर तक हम आएंगे। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से नहीं आपने डिस्टेंस को लेना। ठीक है, इसके बाहर जो इसका सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से आपने डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन है? ओके, अब इसी बात को हम जरा यहाँ पे देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया जितनी फोर्स, ये बात याद रखिएगा, ये इस पे लगा रहा है, हालांकि इसका मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा अच्छी, अगर हम 5 kg कंसीडर करते हैं और ये 2 kg है, तो दोनों ही, ये बात याद रखिएगा, जितनी ये इस पे फोर्स लगा रहा है उतनी ही ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये बात याद रखिएगा। लेक्चर एंड होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि लेक्चर शॉर्ट बना तो मैं एंड में इसमें ना कुछ वैल्यूज डाल के आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों पे जो फोर्स होगी वो सेम लगेगी। लेकिन आपने एक चीज नोट की स्टूडेंट कि दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, देखें ना, एक सेम डायरेक्शन तो नहीं है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है। और मैंने क्या कहा, दोनों के अंदर जो ओवरऑल जब मैग्नीट्यूड दोनों का 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। दोनों, ये भी 10 न्यूटन से इसको कंसीडर करेगा और ये भी 10 से न्यूटन से इसको क्या करेगा, आपस में इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर का हो। और जी, अभी हम जी को यहाँ से जरा हटा रहे हैं, जी के भी हमने वैल्यू यहाँ पुट नहीं की, और मैं ऐसे करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों में इस वक्त जो होगी, जो फोर्स लगेगी, वो दोनों सेम लगा रहे हैं एक दूसरे पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी समझ में आ गई कि तो कुछ न्यूटन थर्ड लॉ के साथ अलाइन नहीं हो रही है बात, क्या हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो रहा है, तो दोनों का इस वक्त जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन लग रहा है। इसका मतलब है जो ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये अलाइन कर रहा है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। क्लियर है? कुछ बातें इधर आगे आ रही जो कि मैंने आपको भी से ही बता दी। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको फर्दर समझ आ जाएगी। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखें, एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस कायनात के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, लेकिन किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा हम उसमें इंटरेस्टिंग है। तो वो एक फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट तो करेगा,
जो कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो उनका जो प्रोडक्ट है मासेस का, जो मैग्नीट्यूड का, उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लाइक स्टूडेंट देखिए, अगर हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ड्राइव कर तो मैं कहूँगा F का डायरेक्ट रिलेशनशिप है M1 M2 के साथ। जितना इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ही इनके बीच में फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, मतलब कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ भी बढ़ेगी। क्लियर? इन दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ा, इनका अगर इनका मास बढ़ेगा तो इसका मतलब है इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके। लेकिन आगे अगर हम देखें एंड, यहाँ पे एंड आ गया हमारे पास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और उनके जो डिस्टेंस है, ये जो बीच में डिस्टेंस लग रहा है हमारे पास, इनके बीच में हम क्या ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, अगर 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, 2 मीटर है तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर। उनके सेंटर से कंसीडर करना है, मतलब कि अगर हम जो इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट, हम कहेंगे F का इनवर्स रिलेशनशिप है R स्क्वायर के साथ। मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बीच में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और R स्क्वायर के फैक्टर से कम होगी। ये इस तरह याद रखें कि हम यहाँ पे स्क्वायर इससे ले रहे हैं कि जो फोर्सेस होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये 3D डायमेंशंस में लग रहा होता है। स्टूडेंट ये जो 3D वाली बात है इसको उधर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट इस वक्त हमारे पास ये अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, तो इस वक्त अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर इनवर्ड है, लेकिन हर तरफ से इनवर्ड है। देखें, जिस जगह से देखेंगे हम, ये जो फोर्स है इनवर्ड है, और ये 3D डायमेंशन में ये फोर्स हर तरफ फैली हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को इससे क्या कर देंगे, 1 और मतलब कि उसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, लाइक पहले यहाँ था और अब हम यहाँ पे कर देंगे, तो क्या उस साइड वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जो उस साइड है बाहर वाली है, वो भी अब इस पे अप्लाई हो रही है, वो तो अब इस पे अप्लाई नहीं हो रही। अगर वो फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रही, इट्स मीन कि अब इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या ये बॉडी जो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स जो लगाएगी, वो जस्ट ये वाली हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ जो फोर्स पड़ी है वो खाली इस वाले हिस्से के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। तो दैट्स वाई हमें उस फोर्स को कम शो करवाने के लिए अभी जस्ट इतना याद रखें कि हम R पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर? दैट्स सी बात है। नीचे जितनी चीज बड़ी आएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक चीज बड़ी आती है, तो ऑब्वियसली बात आंसर हमारे पास छोटा आएगा, और आंसर जब छोटा आएगा तो वो किसको बता रहा है, तो फोर्स को भी बता रहा है कि अब जो हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हम R पे स्क्वायर लेते रहेंगे। R पे स्क्वायर लेने का मकसद ये है कि अब उनके अंदर जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या लगेगी, वो फोर्स उनके बीच में कम लगेगी। इज इट क्लियर? समझ आ गई स्टूडेंट? ओके, आगे चलते हैं हम। अब इन दोनों बातों को अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें, और दोनों को आपस में क्या कर दे, कंपेयर कर दे, तो हम ऐसे कहेंगे ना कि F का डायरेक्ट रिलेशनशिप है M1 M2 के साथ, और इनवर्स रिलेशनशिप है R स्क्वायर के साथ। ठीक है? डिस्टेंस जो बढ़ेगा तो खुद देखें ना, एक चीज, 2 मैग्नेट ले ले आप, जब हम मैग्नेट को दूर करते तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन होगी या जो रिपल्शन होगी वो आपस में क्या होने लग जाती है, वो कम होने लग जाती है। ऐसा है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ डिस्टेंस के साथ तो उसका इनवर्स रिलेशन ही बनेगा। ओके, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। अभी की बार हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा स्टूडेंट, वो आएगा G, कैपिटल G, और साथ क्या आ जाएगा, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फार्मूला। ठीक है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फाइनल फार्मूला इस वक्त आ चुका है स्टूडेंट। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास जो G था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिससे मैंने आपको शायद पहले भी बताया लेक्चर के स्टार्ट में, ये G हमें न्यूटन ने कैलकुलेट नहीं करके दिया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू G न्यूटन ने नहीं कैलकुलेट की थी। इवन के जो मास ऑफ अर्थ है वो भी न्यूटन ने कैलकुलेट नहीं किया था। बस न्यूटन ने एक जनरल ये एक फार्मूला दे दिया और एक ये थ्योरी हमें बता दी कि भाई ऐसे होता है। ठीक हो गया? क्लियर है? अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसकी, अगर आपने ऐसा यूनिट फाइंड आउट करना जो कि मैंने नहीं किया, तो हम उसको भी फाइंड आउट कर लेते, कोई मसला नहीं है स्टूडेंट। देखें, F इधर ही रहा हमारे पास स्टूडेंट, देखिएगा ज़रा, और फोर्स तो अगर हम निकालेंगे तो वो तो हमारे पास न्यूटन में ही निकलेगा, फोर्स है। ठीक है? ऐसा यूनिट उसका फोर्स है वो तो न्यूटन में ही निकलेगा। लेकिन अगर हम G के यहाँ पे निकाले, यहाँ पे G का ऐसा यूनिट निकाले तो कैसे निकलेगा? हमें पता है फोर्स हम किस में लेते हैं स्टूडेंट, न्यूटन में लेते हैं। G एज इट इज़ आ गया। M1 M2, इसका मतलब है M जो होता है मास है, मास हम kg में लेते हैं, तो kg मल्टीप्लाई बाय kg हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास kg स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ पे, R है, R डिस्टेंस से मीटर है, मीटर में लेंगे और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो किलोग्राम है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे से जब वो ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो अगर हम G का देखें, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है यहाँ पे G, उसका अगर यूनिट देखें तो हमारे पास ऐसा यूनिट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होप तो ये आपको समझ आ गया होगा ये वाली बात भी। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 111 साल बाद स्टूडेंट हमारे पास ये जी की वैल्यू कैलकुलेट की गई, और वो किसने कैलकुलेट की थी स्टूडेंट, वो भी ज़रा देख लीजिए यहाँ पे। हेनरी कैवेंडिश ने जो था 1798 में जाके वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वो भी बाय चांस उसने जो था कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हालांकि वो जो कैलकुलेट करना चाह रहा था वो M1 को कैलकुलेट कर रहा था, इनके मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन उसने फाइंड क्या कर लिया, उसने वहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर है स्टूडेंट? याद रखिएगा जो बड़ा जी है उसकी वैल्यू स्मॉल जी से हमेशा छोटी होती है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे तो यहाँ पे एफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को बता रहा है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बता रहा है। इसकी वैल्यू जो हेनरी ने जो थी कैलकुलेट की थी वो ये है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो आपको बता दें ना ये कैसे निकला है, तो ये वही वाला है हमारे पास। ठीक है, M1 और M2 जो है ये मासेस ऑफ दो ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं। अगर हम M1 मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कंसीडर कर ले तो फिर M1 जो होगा मास ऑफ अर्थ होगा, और M2 जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। R जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बता रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? डन। अब देखिए ना यहीं से हमारे पास ये दूसरा मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया। एक तो हमें जी पता लग गया, आपसे ये पूछ सकते हैं ना कि किसने जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, कैपिटल जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो आप कहेंगे हेनरी ने। ठीक होगा, और कब की थी? 1798 में। ये जो न्यूटन ने हमें जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया था ये 1687 में दिया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 111 आफ्टर 111 ईयर्स के बाद जो था हमारे पास जो है ये जो है जी की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आपको शुरू में बता दिया कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है फोर्सेस, तो आपने यही बोलना है कि की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसमें रिपल्शन का कोई सीन नहीं है। क्लियर है? और ये एक नेचुरल फोर्स है। दूसरा हम देखें तो ये याद है आपको जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक हमारे पास मीडियम में हम जो होते थे दो चार्जेस के बीच में जब मीडियम लेकर आते थे, कोई भी मीका पेपर, ठीक है, कोई भी अगर हम उसके अंदर बीच में मटेरियल लेकर आ जाते थे तो उस पर उन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस आपस में जो भी दो चार्जेस थे उनके बीच में जो फोर्स थे वो हमें जो असरअंदाज हो रहा होता था। ऐसा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये दो ऑब्जेक्ट इनके बीच में पानी ले आऊँ, मैं हवा ले आऊँ, वैक्यूम ले आऊँ, कुछ भी ले आऊँ स्टूडेंट, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस पे एक नेचुरल फोर्स है, इसलिए ये चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में जो था मीडियम के बीच में जो भी दो चार्जेस के बीच में मीडियम होता था वो उनकी फोर्सेस को जो होता था अफेक्ट करता था, असरअंदाज करता था। क्लियर है? देन है तो डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। दो भी हमारे पास जो मीडियम दो ऑब्जेक्ट्स है उसके मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी इसकी फोर्स। ठीक हो गया कि स्टूडेंट? मूविंग टूवर्ड दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है इफ डिस्टेंस डबल द फोर्स बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। इससे क्या मतलब हो रहा है? ऑलरेडी मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में बता दें कि आर पे स्क्वायर आ रहा है तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वह 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगी। कैसे? इसको जरा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ साइड पे, स्टूडेंट्स देखिएगा जरा। स्टूडेंट देखिए हमारे पास अगर ये हम डायरेक्ट एफ हमने ले लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम जो फोर्स एफ डैश ले लेते हैं, ठीक है, और अगेन उसको मैं ले लेता हूँ जी m1 m2 डिवाइडेड बाय हम ले लेते हैं आर स्क्वायर था, लेकिन अब यहाँ पे हमने जो फोर्स है जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, इफ द डिस्टेंस डबल, जो डिस्टेंस है उसको डबल कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 1 था, 1 आर था, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, आर ले लेंगे और होल पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास एफ डैश इक्वल आ जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 को हम बाहर ले आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एफ डैश हम ले लेते हैं 1/4, यहाँ पे आ जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं ना। ओके, अब ये सारी टर्म स्टूडेंट किसके बराबर है, ये तो डायरेक्ट f के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं f पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं f पुट कर देते हैं तो f डैश इक्वल हो जाएगा 1/4 ऑफ f के। ठीक है, तो मान लें स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, कोई भी दो मास थे m1 m2 कुछ भी था, उनके अंदर कोई डिस्टेंस था, अब हमने वो डिस्टेंस को डबल कर दिया। लेकिन यहाँ जो हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, हम मान लेते वो हमने कैलकुलेट हो गए, जो हमारे पास f आया था वो हम कह देते कि हमारे पास 10 न्यूटन आया था। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद एक 10 हमारे पास वैल्यू आई थी। यहाँ पे 10 को जरा पुट करें तो ये देखिएगा जरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, न्यू फोर्स आएगी वो आएगी 2.5।
तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, डिस्टेंस को बढ़ाया तो ओरिजिनल फोर्स का हमारे पास चौथा हिस्सा आ जाएगा। अगर पहले 10 था, ठीक है, मतलब 10 को अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? डायमेंशन ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। इस तरह अगर हम फर्दर डबल की जगह हम यहाँ पे ट्रिपल कर ले, अगर यहाँ पे 3 कर दे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे पास फोर्स क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्लियर है? होप तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, ये आपको शुरू में मैंने बता दिया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्ट हो रही है ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखे ना, एक मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये स्टूडेंट हमारे पास इस साइड पे जा रहा है, ऐसी ही ना, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। और दोनों में जो फोर्स लगेगी वो इक्वली लगेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन इक्वल में एक्ट करेगी फोर्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पे, फॉर्मिंग एन एक्शन रिएक्शन पेयर कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास अलाइन कर रहा है और क्या कर रहा है, पूरा उतर रहा है, कंसिस्टेंट है, पूरा उस पर उतर रहा है। किस पे उतर रहा है, हमारे पास पूरा ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ अलाइन हो रहा है, उसको बात को फुलफिल कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो होप तो ये भी क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं नोट्स में ऐड किया हुआ है कि कैसे वो अलाइन होता है थर्ड के साथ। तो आपने यही जवाब दे देना कि इसलिए क्योंकि दोनों में जो है इक्वल फोर्स लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन लग रही है, इसलिए वो दोनों अलाइन, ये जो लॉ है ये अलाइन कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। क्लियर स्टूडेंट? ओके। फर्दर अगर हम देखें, यहाँ तक आपको इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करें। अब कुछ और फर्दर भी मैं आपको इसके साथ जो है इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है, और भी कुछ चीज़ें तो वो भी मेरे साथ डिस्कस कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें। स्टूडेंट अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो बहुत आसान है कि इसने चेंज किया साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। पहले जो था इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो अर्थ के अंदर देखिए चीज़ें नीचे जा रही है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ इस वक्त, ठीक है। इस तरह से हम स्पेस में देखें तो प्लैनेट, एक प्लैनेट दूसरी प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है और ऑर्बिट की तरफ वो क्या होते जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं ऑर्बिट के बीच में प्लैनेट, ठीक हो गया। तो ये इसने एक हमें क्या दिया, एक फॉर्मूले ने ये चीज़ वाज़िया कर दी कि वो क्यों जो है अट्रैक्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक इसने क्लियर कर दिया। फिर हमें एक मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया जिसके ज़रिए हम मोशंस देख सकते थे किसी प्लैनेट की, मून्स के, स्टार के, कि वो कैसे मोशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो कैसे मोशन कर रहे हैं कि एक प्लैनेट का अपना मास है, दूसरे का अपना मास है, तो वो दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए एक ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। इसी तरह हम देखें टाइड कास्ट बाय द मून, तो जाहिर सी बात है टाइड्स जो होती लहरें होती है, और जाहिर सी बात अभी मैंने आपको बताया कि अगर जिस तरह दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास अर्थ हो गया और ये मून है, तो मून इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है मून का भी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मास है, तो ये जो है इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस दौरानिये में क्या हो रहा होता है कि जो मून है, जो वाटर पड़ा होता है पानी की ये अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। बात आ रही समझ, जाहिर सी बात, अर्थ को खींच रहा है तो अर्थ के साथ जो पानी होगा उसको भी क्या करेगा, ये खींचेगा। उसके ज़रिए हाई टाइड्स और लो टाइड्स का जो होता है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको अभी हमें पता चल गया इस लॉ के ज़रिए, ठीक है। फिर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, कि भाई एक सैटेलाइट को अगर हम अर्थ के बाहर भेजें तो उसको कितने डिस्टेंस पे भेजें। जाहिर सी बात आपको अभी इस्लाम में डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट नजर आया था। उसी तरह सैटेलाइट का अपना एक मास होगा, अर्थ का एक अपना मास होगा, और एक खास डिस्टेंस पे इसको हम ले जाएंगे और एक खास वेलोसिटी से भी इसको क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे, ताकि ऑर्बिट से बाहर ना निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से प्रूव हुई, ठीक है। फिर बेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन की इसी लॉ से फर्दर जो है चीज़ें जो फर्दर आगे निकलती चलेगी। तो ये हमारे पास एक बेस था क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्लियर है? ओके। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज स्टूडेंट, आपका लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। आप इसको करना चाहे तो आपकी मर्जी है, नहीं करते तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आगे कर लेते इसको हम। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक मास ले लिया, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, और ये हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, आप अपना ले ले जो भी कंसीडर करें, और इस वक्त आप इसके ऊपर ही है, ठीक है, ये इस तरह। ओके। अब जो डिस्टेंस हम इसका लेते हैं, हमें पता है बहुत अच्छे से कि अर्थ और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वक्त ये हमारे पास ये अर्थ का, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम सर्कल का हाफ देखें या स्फेयर का हाफ देखें यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो इसका मतलब है यहाँ हमें आर रेडियस की वैल्यू भी चाहिए होगी। और अगर ये मास ऑफ अर्थ है तो ये अगर मैं अर्थ कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे m1 मास ऑफ अर्थ भी पता होना चाहिए, जो कि ये था, जो कि हेनरी ने आपको भी पहले बताया, मैंने उसने कैलकुलेट करके दी थी ये वैल्यू। हमें अपना मास पता है वो 80 kg आ गया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो 80 kg का है। हमें रेडियस भी पता चल गया, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ ये आ गया हमारे पास, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी हेनरी ने कैलकुलेट की थी, ये भी हमारे पास आ गया। क्लियर? ओके।
अब क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे आप कैलकुलेटर में सारी, मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा वो बन जाता, लेकिन सारी वैल्यू m1 m2 r स्क्वायर है, r की वैल्यू हम पुट करेंगे और उसका आप स्क्वायर लेंगे जो रेडियस है, ठीक है, ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ। सारा कुछ पुट करने के बाद हमारे पास एक फोर्स आ जाएगी और वो फोर्स आ रही 786.3 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त इस अर्थ के ऊपर 80 kg का अगर कोई मास पड़ा हुआ है तो वो अर्थ को अपनी तरफ जो खींच रहा है वो कितने न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, 786.3 न्यूटन से खींच रहा है। और अर्थ जो है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स दोनों हमने पहले देखा था कि फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल लगा रहे हैं, ये जितना इस पे लगाएगा उतना ही इस पे लगा रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो दोनों इस वक्त, ये ऑब्जेक्ट इस पे और ये इस पे, दोनों जो है इस वक्त जो है कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है वो ये सेम ही लगाएगा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ओके, अगर हम इसका डिस्टेंस डबल कर दें, लाइक अभी देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इतना था, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ये जो सेंटर था रेडियस से लेके यहाँ तक था। अब अगर हम इसका डबल करें तो ऑब्वियसली बात है मुझे ये इस डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ यहाँ तक जाना पड़ेगा। स्टूडेंट देखें, ये सिंगल हो गया तो ये डबल हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। अब अगर हम डबल पे देखें, अब ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये उस पे कितना लगा रहा है, ठीक है, रेडियस जितना आपने ऊपर फर्दर जाना है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं डिस्टेंस को। अगर इफ डिस्टेंस डबल, ये फार्मूला भी आपको शुरू में मैंने सिखा दिया, तो ऑब्वियसली बात है जितनी वो वैल्यू आई थी वो तो दोबारा वही सारी कैलकुलेट होगी, वही सारी आ जानी थी ना, उसका 4 टाइम आ जाएगा हमारे पास, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो अब की बार ये ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगाएगा स्टूडेंट, ये जो है इस पे जो फोर्स लगा और ये इस पे जो लगा रहा है वो हमारे पास 196.6 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। ये बात आगे समझ, यानी कि जो भी वैल्यू इसको 4 टाइम डिवाइड कर दिया, अगर 3 टाइम हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा इसी फोर्स के साथ। क्लियर? ओके। अब अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट, जो हम कहते हैं कि अर्थ हम पे 10 न्यूटन जो है मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी, लाइक अगर इस बॉल को छोड़ रहा हूँ तो हम कहते हैं एक सेकंड में ये जो है 9.8, या इसको हम 10 न्यूटन कंसिडर कर, या 10 कंसिडर कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, ये बॉडी इस वक्त एक्सेलरेट हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हमें दिख रही है। तो फिर तो होना ये चाहिए कि हम भी अर्थ को किसी न किसी एक्सेलरेशन की तरफ अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हो। बिल्कुल हम खींच, इस वक्त हम भी अर्थ को स्टूडेंट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है वो उसको बहुत ही कम वैल्यू है। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिया है, देखें हमें पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बराबर होता है F इक्वल होता है ma के। हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन के मुताबिक इसको रीअरेंज कर देंगे, m डिवाइड मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो गया, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी बॉडी की वजह से वो जो अर्थ एक्सेलरेट हो रही है मेरी तरफ, वो कितनी एक्सेलरेशन आ रही है उसके अंदर। तो देखें a इधर ही आ गया, इधर ही आ गया, F डिवाइडेड बाय m। F हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, जो अभी हम डिस्टेंस को डबल नहीं दे रहे बल्कि सिंपल के लिए, तो F की वैल्यू यहाँ पुट की और जो अभी मास ऑफ अर्थ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ पे मैंने गिवन की भी है स्टूडेंट, ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पे आपने पुट कर देना। इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इस वक्त मेरी तरफ जो अर्थ इस वक्त जो एक्सलेट हो रहा है वो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -22 मीटर पर सेकेंड से जो है हम भी इस वक्त अर्थ जो है हमारी तरफ एक्सलरेट हो रही है, लेकिन -22 बहुत 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 माइनर है, तो हमें वो फील ही नहीं हो रहा कि हम भी अर्थ को अपनी तरफ एक्सलरेट करवा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अर्थ जो हमें अपनी तरफ एक्सलरेट करवा रही है, लाइक ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गया है इसकी वैल्यू जो 9.8 आती है वो भी देख लेते हैं। अगेन उसी तरह फॉर्मूला अरेंज कर दे स्टूडेंट, एफ के अंदर एफ की हमने वैल्यू पुट कर दी और नीचे मास ऑफ बॉडी पुट कर देंगे, क्योंकि अब अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो मास ऑफ बॉडी हमारे पास कितना था, 80 kg था, या जो भी था आप यहाँ पे पुट कर लेते, ठीक है। अब उसको जब हम पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड कराएंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ये जो बॉडी है अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। देखें 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस वक्त ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मैं भी अर्थ को खींच रहा हूँ, ये बॉल भी इस वक्त अर्थ को खींच रही है, लेकिन वो बहुत ही माइनर हमें फील ही नहीं होता। स्टूडेंट मैंने बहुत डीपली जाके इस लेक्चर को आपको समझाया, होप सो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।